12 फरवरी 1987 सुबह 9:10 लुधियाना के बैंक्सवायर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक की मिलरगंज शाखा। बैंक के शटर खुले ही थे। ग्राहकों की पहली कतार अभी जमीन शुरू हुई थी जब बाहर पुलिस की वर्दी पहने बाहर से 20 लोग धीरे धीरे शाखा के भीतर दाखिल हुए। किसी को शक तक नहीं हुआ क्योंकि उनके पास असली पुलिस अफसरों जैसा रौब और एक बहाना था। सुरक्षा व्यवस्था की जांच के एक कर्मचारियों ने सम्मान में हाथ मिलाया। गार्ड ने अपनी राइफल बिना किसी हिचक के उनके हाथों में थमा दी। यही वह 2 घंटे थे जिन्होंने भारत के बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को मुमकिन बना दिया। 2 घंटे बाद जब यह वर्दीधारी लोग शाखा से बाहर निकले तो उनके साथ था 5 करोड़ 70 लाख रुपया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी चेस्ट का हिस्सा भी शामिल था। और पीछे छूट गई थी एक खामोश सहमी हुई शाखा जिसमें न कोई गोली चली थी न कोई खून बह रहा था। पुलिस के अपने एक अधिकारी ने बाद में इसे एक साफ सुथरा और सलीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन कहा। यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात थी कि इतनी बड़ी रकम लूटने के लिए न हथियार चलाने पड़े न धमकी की जरूरत पड़ी, सिर्फ एक वर्दी। और इस डकैती को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे पंजाब के उस दौर में लौटना होगा जब राज्य खून और बारूद की गंध में डूबा हुआ था। 1984 में स्वर्ण मंदिर पर हुए सैन्य अभियान के बाद सिख अलगाववाद की एक नई और कहीं ज़्यादा हिंसक लहर खड़ी हो चुकी थी। जनरल सिंह भिंडरावालों की मौत के बाद उभरे कई संगठनों में एक नाम था खालिस्तान कमांडो फोर्स। इसकी कमान पहले मनबीर सिंह चाहेरू के हाथ में थी, लेकिन 1986 में उनकी गिरफ्तारी के बाद यह कमान आ गई एक ऐसे शख्स के हाथ में जो खुद कभी पंजाब पुलिस का हिस्सा रह चुका था। सुखदेव सिंह ढिल्लों जिसे दुनिया जनरल लाभ सिंह के नाम से जानती थी। पुलिस की वर्दी की भीतर जानकारी रखने वाला यह शख्स अब उसी वर्दी का इस्तेमाल अपने सबसे खतरनाक हथियार के तौर पर लगने लगा था। लाभ सिंह कोई मामूली बंदूकधारी नहीं था। उनके नाम पर सेना के पूर्व प्रमुख जनरल अरुण वैद्य की हत्या, पंजाब पुलिस के महानिदेशक जूलियो रिबेरो पर हमला और दर्जनों पुलिस मुखबिरों व राजनीतिक विरोधियों को हत्याएं दर्ज थी। यह वही शख्स था जिसने अब अपनी नज़रें पंजाब की सबसे बड़ी शेख में एक घर पर टिका दी। इस बार बंदूक से नहीं बल्कि एक झूठी वर्दी की ताकत से थे। 11 फरवरी 1987 की रात डकैती से सिर्फ कुछ घंटे पहले पंजाब का सियासी और धार्मिक माहौल पहले से कहीं ज़्यादा उबल रहा था। सिख धर्मगुरुओं के उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला को धार्मिक फरमान के हवाले में करने के आरोप में देखभाल कर दिया था। एक ऐसा कदम जो सिख इतिहास में बेहद कम बार उठा गया था। उसी रात लुधियाना की एक अदालत में हथियारबंद उग्रवादियों में हमला कर एक गिरफ्तार साथी को छुड़ा लिया। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई। यह वह माहौल था, डर, अराजकता और सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती, जिसमें अगली सुबह जनरल लाभ सिंह के आदमी पुलिस की वर्दी पहनकर बैठ की दीवारों के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने गार्ड की निहत्था स्टाफ और ग्राहकों को जमीन पर बिठा दिया और बेहद सलीके में सिर्फ पुरानी कसेम्बी से बंडल उठाए। नई करेंसी के 10 करोड़ रुपए को हाथ भी नहीं लगाया। जाते जाते उन्होंने खालिस्तान के नारे लगाए और बैंक स्टाफ को साफ साफ बता दिया कि इस पैसों से
हथियार खरीदे जाएंगे। यह कोई लालच से की नहीं, यह एक सशस्त्र आंदोलन के लिए फंडिंग का एक हिसाब किताब था। इतना सटीक कि बाद में जांच एजेंसियों को भी मानना पड़ा कि इसके पीछे महीनों को योजना और भीतर जानकारी थी। इस लूट के हिंदुस्तान के बैंकिंग इतिहास में एक नया कीर्तिमान बना दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे उस दौर की सबसे बड़ी बैंक डकैती के तौर पर दर्ज किया गया। लूटी गई रकम सीधे खालिस्तान कमांडो फोर्स के हथियार भंडार में तब्दील होने लगी। AK-47 जैसी अत्याधुनिक राइफलें खरीदी गई और पंजाब में चल रहे खूनी संघर्षों को एक नई रफ्तार मिल गई। CBI ने जांच शुरू की। 20 के करीब उग्रवादियों के नाम सामने आए, जिनमें हरजिंदर सिंह, जिंदा मथुरा सिंह, परमजीत सिंह, पंजवार सतनाम सिंह, बावा गुरनाम सिंह, बुंडाला सुखदेव सिंह, सुखा दलजीत सिंह, बिट्टू गुरशरण सिंह गामा और प्रीतपाल सिंह जैसे नाम शामिल थे। लेकिन जिस शख्स के दिमाग की उपज यह पूरी डकैती थी, जनरल लाभ सिंह, वह कानून की पकड़ से लगातार दूर भागता रहा। हर हमले के बाद और ज़्यादा बेखौफ होता गया, जब तक कि 12 जुलाई 1988 को पंजाब पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में उसकी मौत नहीं हो। मास्टरमाइंड एक सड़क किनारे की मुठभेड़ में मारा जा चुका था, लेकिन जो पैसा उसने लूटा था उसका पूरा हिसाब, उसका असली ठिकाना और उस नेटवर्क की पूरी गहराई शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। इंसान की रफ्तार उस दौर की हिंसा जितनी तेज नहीं थी। डकैती के 9 साल बाद 1996 में सिख स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष दलजीत सिंह बिट्टू और उनके साथी गुलशरण सिंह गामा को गिरफ्तार किया गया। मामला आतंकवाद विरोधी कानून टाडा के तहत चला और यह मुकदमा इतना लंबा खिंचा कि डकैती की तारीख से पूरे 25 साल गुजर गए, जब 20 नवंबर 2012 को धुलियाना की टाडा विशेष अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया और 10-10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में साफ लिखा है कि डकैती सरकार को डराने में और आतंक फैलाने की मंशा से की गई थी। लेकिन यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जनवरी 2050 में, यानी डकैती के पूरे 30 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस 13 में 9 दोषियों को बरी करा दिया, यह कहते हुए कि CBI यह साबित नहीं कर पाए कि उनसे बरामद 60 लाख रुपया उस लूटी गई कमाई का एक हिस्सा था। 3 दशकों की जांच, गिरफ्तारी और मुकदमेबाजी के बाद भी जिस रकम ने पंजाब में इतनी हिंसा और दवा दी थी कि उसका असली हिसाब पूरी कभी तरह अदालत के सामने साबित नहीं हो सका। आज इतने सालों बाद यह कहानी एक अजीब सी खामोशी में सिमट गई है। जिस बैंक शाखा में 2 घंटे के भीतर भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना, वह आज भी लुधियाना के बैंक स्क्वायर में खड़ी है। मगर उस सुबह की दहशत को याद रखने वाले अब बहुत कम बचे हैं। जिस मास्टरमाइंड ने यह पूरी साजिश रची, वह एक मुठभेड़ में मारा गया। उसके कुछ साथी अदालत में दोषी ठहराए जाकर भी आखिरकार आज़ाद हो गए और बाकी कई नाम इतिहास की धूल में कहीं गुम हो गया। 5 करोड़ 70 लाख रुपया जिससे हथियार खरीदे गए, उससे और मौतें हुई, उसका पूरा हिसाब आज भी अधूरा है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा डरावना सच है कि भारत की सबसे बड़ी डकैती का सबसे बड़ा रहस्य पैसे का चोरी होना नहीं था, बल्कि यह था कि इनमें नाम कितने गवाह हैं और इतने सालों की जांच के बावजूद इन सब की किताब में आज भी सबसे ज़्यादा पन्ने खाली है।